नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर, जहां पर ढेर सारे जो न्यू आर्टिकल आते हैं या जो भी करंट अफेयर होते हैं या जो न्यूज़ चर्चा में होती है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको लेकर मैं आपके लिए आता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में क्यों है, इसकी क्या इसमें हमें बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें हानियां हैं, और भविष्य में क्या आगे बदलाव होने वाले हैं, क्या नई चुनौतियां होंगी, सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो ये वीडियो है पर्टिकुलर एक मेरे द्वारा एक हैंड रिटन जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो सारा कुछ इसमें समराइज़ किया गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 250 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 आर्टिकल 250 के अंतर्गत है। यानी कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 250 के अंतर्गत आती है। अब इस चर्चा में क्यों है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये जो केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है 1986 के बाद लगभग 34 वर्ष बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। और 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तीसरी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। इसरो प्रमुख जो रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उसकी अध्यक्षता वाली ये समिति है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, आप इनका नाम जरूर याद रखें, और ये इसरो प्रमुख रह चुके हैं। शिक्षा नीति का मसौदा इन्होंने तैयार किया था। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो MHRD जिसको बोलते थे, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाएगा। यानी कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव आए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो नई शिक्षा नीति जो है 2020 है, उसमें 10+2 के फॉर्मेट की जगह अब होगा 5+3+3+4 के हिसाब से स्कूली पाठ्यक्रम होगा। यानी कि पहले हमारा 10+2 होता था, 10+2 वाला फॉर्मेट चलता था, लेकिन अब 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट चलेगा पाठ्यक्रम में। जो हमारे प्रिपरेटरी स्टेज के होते थे उसमें कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाई होती थी, और कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल कोर्स विकास की शुरुआत की जाएगी। यानी कि कक्षा 5 तक तो 3 से 5 तक तो नॉर्मली जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है हमारी, प्रारंभिक होती है, शिक्षा होती है, वैसे ही चलेगी। लेकिन कक्षा 6 से आपका जो प्रोफेशनल और कौशल कोर्स है वो सारी उसकी शुरुआत हो जाएगी। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में साल में 2 बार, जो 10 और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तौर पर साल में, वर्ष में 2 बार कराई जाएंगी। और 5वीं तक और जहां तक संभव हो सकेगा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम जो होगा वो मातृभाषा यानी कि मदर टंग, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में होगा। जिससे क्या होता है कि जो हमारी मातृभाषा होती है, जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें हमें सीखने में ज़्यादा आसानी रहती है। अगर कोई सिलेबस हमारी मातृभाषा या हमारी लोकल लैंग्वेज में होता है, या कोई भी चीज़ हमें लोकल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमें आती है, जिसमें हम ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं, अगर उस लैंग्वेज में अगर हमें कुछ पढ़ाया जाता है तो हमें आसानी से सीखने में मदद मिलती है। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी उसमें से, और एक अदर लैंग्वेज होगी, जिसमें से फॉरेन लैंग्वेज को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला इसमें लागू किया गया है। और अगर हम उच्च शिक्षा की में बात करें, उच्च शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं हायर एजुकेशन में, तो उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू हुआ है। इसमें क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ जो क्रेडिट है वो लागू किया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर किसी स्कूल में पढ़ता है और उसको ट्रांसफ़र चाहिए तो उसको इजीली ट्रांसफ़र मिल जाएगा, और सेम क्लास में। यानी कि उसको घुमाया टहलाया नहीं जाएगा कि आपको नहीं, यहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं किसी दूसरे स्कूल में तो आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 4 वर्ष की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सीधे PhD कर सकेंगे। यानी कि
जो 4 साल की डिग्री करते हैं, और अगर ऐसे कोई स्टूडेंट हैं तो 1 साल में एमए कर सकते हैं और सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जो होगा जीईआर यानी कि ग्रॉस जो एनरोलमेंट है, रेशियो है, उसका लक्ष्य जो है 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना है। उनमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़े जाने की योजना है 2030 तक। उसके बाद हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था जो है वो लागू की जाएगी। और इसमें अन्य कई सारी घोषणाएं की गई हैं। उच्च शिक्षा में यूजीसी जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन जो है, एआईसीटीई है, एनसीटीई है की जगह अब एक ही नियामक लागू होगा। यानी कि जो ये अलग अलग नियामक बनाई गई थी, संस्था बनाई गई थी, इन सबका मर्ज करके एक संस्था बनाई जाएगी। और जो टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाली हैं कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति मिलेगी। जो अनुसंधान संस्कृति एवं अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना भी है इसमें। और जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए नई शिक्षा नीति की जो पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान की भी स्थापना की गई है। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। 2017 से 17-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया है। तो एक तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन हो गया कि 2017-18 में सरकार ने जीडीपी का कितना हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया है, तो 2.7%। नई शिक्षा नीति के तहत 6% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसा चुनौतीपूर्ण होगा ये काफ़ी, क्योंकि 2.7% और 6% काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने के लिए सरकार की योजना है, हालांकि अभी ये तय नहीं की गई है। और जो बाकी यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक ही नियामक लागू होने की शिक्षा को केंद्रीय करने की आशंका है, यानी कि सेंट्रलाइज होगा। और जैसे कि इस एक सिंगल विंडो सिस्टम था उसी टाइप का होगा ये, कि आपको अलग अलग जो संस्थाएं हैं वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही संस्था बनेगी जो सेंट्रलाइज होगी, सारा काम वहीं से होगा। बच्चों के लिए शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होने पर अलग अलग राज्यों में कई समस्याएं होती हैं और इन सब का जो निर्णायक कदम है ये। बाकी आगे की राय कैसी होगी, घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी। 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्णतः शैक्षणिक और प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्त प्रदान करना जरूरी है। शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो नवाचार और विशेषज्ञता प्रतिभा में सुधार के लिए भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक पीएचडी पैदा करने की दरकार है। जो जीईआर है हमारा, जीईआर में इजाफा के लिए जो केंद्र और राज्य सरकारों को दो संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज एक बेहतर उपाय होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए मुख्य व्यवस्थाएं क्या क्या हैं या नई नीतियां शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी, आप विवेचना कीजिए। इस पर आप चाहें तो एक अच्छा टॉपिक है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो ये एक अच्छा आपके लिए ऐसे हो सकता है। आप चाहें तो इस पर लिख सकते हैं और लिखकर आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो थैंक यू गाइस, ये था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी लागू की गई है एनईपी 2020, उसके विषय में था जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं। और आपकी राय क्या है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि सही है या इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकती हैं। आपके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसको लेकर, क्या भविष्य में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या चुनौतियां होंगी, क्या किस चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है और बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ ज़रूरत होगी तो एक और वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम स्टडी, पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।